मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़ की फटाफट खबरें। टीवी 20 न्यूज़ पर फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जनपद में 31 जुलाई तक अनलॉक 2 लागू है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 1 जुलाई के अनुसार आजमगढ़ क्षेत्र के बाजारों में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सड़कों के उत्तर व पूर्व पटरी की दुकानें खोली जाएंगी तथा दक्षिण व पश्चिम पटरी की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों द्वारा शहर क्षेत्र में भ्रमण कर दुकानों के संचालन के संबंध में जांच की जा रही थी। इसी क्रम में 8 जुलाई 2020 दिन बुधवार को टीवीएस एजेंसी करतालपुर बाईपास से पहाड़पुर चौकी जाने वाली सड़क के दक्षिण पटरी पर स्थित है, जो खुली पाई गई। वह टीवीएस एजेंसी द्वारा आधा शटर गिराकर गाड़ियों की बिक्री की जा रही थी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी जांच एसडीएम सदर से कराई गई। जांच में उक्त तथ्य सही पाए जाने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर द्वारा टीवीएस एजेंसी के संचालक के विरुद्ध थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आजमगढ़ जिले में जहां नकली शराब बनाने का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, तो वहीं पूर्व में शराब पीने से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। तो पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सिधारी पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किया है। तो वहीं पुलिस ने शराब बेचने के प्रयोग में आ रही स्कॉर्पियो को भी अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस इनके आकाओं की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है। एसपी आजमगढ़ ने बताया कि लगभग नकली शराब की कीमत 50,000 से अधिक की होगी। पकड़े गए दोनों आरोपी सिधारी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इन दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और यह पहले जेल भी जा चुके हैं। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। आज जो शराब बरामद हुई सर, क्या देखिए, आज सिधारी थाने में 2 ऐसे लड़के गिरफ्तार किए गए हैं जो अवैध शराब बनाते थे। ये अवैध शराब जो है मेथाइल अल्कोहल से बनाते थे। बाकायदे मशीन रखे हुए हैं और जो रैपर्स रखे हुए हैं, जो पैकेजिंग मशीन है इनके पास, और वो पाउच मार्केट से ख़रीद करके जिस पे बार कोडेड पाउच है उसको ये ले जा कर के बेचते थे मार्केट में। तो इस तरह से ये पूरा रैकेट ऑपरेट करते थे। इनके पास कट्टा भी था। ये क्रिमिनल टाइप के लड़के हैं जो पहले जेल भी जा चुके हैं। कितने दिनों से? ये काफ़ी दिनों से चल रहे थे। इस पे मैंने एसओजी लगाए थे, एसओजी ने काम किया, इनको गिरफ्तार किया। अब हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि मेथाइल अल्कोहल इनको सप्लाई कौन करता था। ये स्कॉर्पियो गाड़ी अगर इनके अवैध कमाई से ही खरीदी गई है तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा कायम कराया। क्या सर ये सरकारी दुकानों पर भी इनकी सप्लाई थी क्या? अभी उसकी जाँच चल रही है। इस बिंदु पे हम जाँच कर रहे हैं कि क्या ये सप्लाई सरकारी दुकानों पर भी कर। क्या क्या बरामद हुआ सर? रैपर्स बरामद हुए हैं, जो रैप करने वाली पैकेजिंग मशीन बरामद हुई है, मेथाइल अल्कोहल बना हुआ शराब जो है करीब 100 लीटर के करीब बरामद हुआ है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी इसमें बरामद हुई है। सर कहीं संरक्षण वगैरह भी था? अभी उस बिंदु पे जांच चल रही है। कितने का माल होगा सर लगभग? अभी 100 लीटर है। 100 लीटर का मार्केट की कीमत जो है। ठीक। आजमगढ़ में कोरोना महामारी की बढ़ती हुई संख्या प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती खड़ी कर रही है। तो वहीं कोरोना वायरस के सामने दीवार की तरह खड़े रहकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पूरी तरह चौकन्ना देखी। प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी ने टीवी 20 न्यूज़ संवाददाता राज नारायण मिश्र को बताया कि प्रवासी मजदूरों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हर रोज स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले लोगों का रैंडम सैंपलिंग किया जा रहा है। तो वही ग्राम सभाओं में कार्यरत आशा द्वारा किए गए सर्वे में जिन लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत है, उनकी भी सैंपलिंग की जा रही है। कहाँ रहते थे आप? दिल्ली में। कब आए? 2 दिन हो गए। अच्छा, 2 दिन से कहाँ पे थे? घर पे अलग रहते थे कि परिवार के बीच में रहते थे? आपके साथ कितने लोग आए? 4 लोग आए। 4 लोग आए हैं सैंपलिंग करने। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व प्रेषित सैंपल्स में से 10 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इसमें 1 व्यक्ति सिंहपुर सरिया तरवा, 1 व्यक्ति मेहनगर, 2 व्यक्ति जाफरपुर बिलैसा पलहनी, 1 व्यक्ति कासिमगंज बिलरियागंज, 2 व्यक्ति बिलरियागंज रोड महाराजगंज, 3 व्यक्ति बिलारमऊ कंजहा फूलपुर के रहने वाले हैं। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। सीएमओ ने कहा कि अब तक कुल 337 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 122 एक्टिव केस हैं।
206 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के राजापुर गांव पुलिस द्वारा ग्रामीणों के उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में पुलिस की तरफ से ग्रामीणों के उत्पीड़न का आरोप लगा है और इसमें पुलिस ने घर में पहुंचकर तोड़फोड़ की है और प्रधान समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इसमें यह बताया जा रहा है कि पुलिस के 2 कर्मियों से भी मारपीट हुई थी और उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई थी। इसके बाद पुलिस गांव में पहुंची, मामले ने तूल पकड़ा है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस और पब्लिक के बीच में जो संबंध होना चाहिए वह खत्म हो गया है। मीडिया से हुई बातचीत में सपा के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव ने कहा कि हमने एसपी से इस घटना की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो वही पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। हमने एसपीआरए के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, वह घटना की निष्पक्ष जाँच करेगी। और पुलिस के 2 सिपाही गांव में जांच के संबंध में गए थे, जहां ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया और कोई भी व्यक्ति वो कितना भी पावरफुल हो, पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला करने वाला बच नहीं सकता। आज आप लोगों ने एसपी को मिलकर एक ज्ञापन दिया, क्या मामला है? देखिए, पुलिस बिल्कुल ही आजमगढ़ की पुलिस दिन रात धनुगाही पे लगी है और जो धनुगाही में बाधक बन रहा है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक घटना दीदारगंज थाने की हुब्बीगंज की है। हुब्बीगंज में सिपाही पैसा ले रहे थे, उनका एसआई पैसा ले रहा था, वहाँ जनता ने विरोध किया और उसका परिणाम हुआ कि जनता में उन लोगों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के कारण हुब्बीगंज गांव में, वह गांव है राजापुर, उस गांव में जाकर के 4-5 की रात में और 5 को दिन में पुलिस ने नग्न तांडव किया है। वहाँ महिलाओं को मारा, जो बच्चियाँ थी, नाबालिग थी, उनको पुलिस ने उठा के गोदों में, गाड़ियों में ठेला, घर के ताले तोड़े, अपने ताले लगा रखे हैं और वहाँ पर जो भी मिला उसके साथ बर्बर अत्याचार हुआ। वहाँ एक वकील साहब शाहगंज में प्रैक्टिस करते थे, उनको मारा गया, डॉक्टर को मारा गया, जो भी मिला एक तरफ से सबको। पूरे गांव में एकदम आतंक का पर्याय हो गया था। ये अंग्रेज़ के ज़माने की भी पुलिस इस मामले में आजमगढ़ की पुलिस को फेल कर दी। वह देखिए, इसके पहले जो घटना हुई तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं दी गई। वो पुलिस ने छीन लिया पूरी जो वीडियो और उसमें डिलीट कर दिया कि सिपाही एक 75 वर्ष के बूढ़े आदमी को मार रहा था। प्रधान मना करना गया, उसको भी मारने लगा। उसके मार के नाते वहाँ खड़े लड़कों ने, 14-15 साल के लड़कों ने इसका प्रतिवाद किया और उसको बढ़ा चढ़ा करके इन लोगों ने घटना को लेकर के पूरे गांव को तबाह कर दिया। पूरे गांव में जिस तरह का नग्न तांडव हुआ है, ये पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का गांव है। यहाँ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर दिन रात पुलिस कार्रवाई करने पर लगी है। जोगी सरकार फेल हो चुकी है। विकास दुबे की घटना, इतनी बड़ी घटना, ये दोनों सरकारों ने, बीजेपी ने मैनेज कराया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मैनेज करा करके मध्य प्रदेश में कालेश्वर मंदिर में उसको हाजिर कराया और ये दोनों सरकारों की देन है। विकास दुबे का संरक्षण सरकारें दे रही हैं, जोगी जी दे रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे 2 कांस्टेबल जांच करने के लिए गया थे। जांच के मध्य ही कुछ विवाद हुआ और गांव वालों ने उनको मारना शुरू कर दिया, हमारे कांस्टेबल को। तो थोड़ी बहुत चोट आई, उसी में मुकदमा हम लोगों ने कायम करके कुछ लोगों को गिरफ्तार करी, 10-11 लोगों को गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ और लोग आ रहे थे जो मारने पीटने में थे, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस ज्यादती कर रही है। मैंने एसपीआरए को ये कहा है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कर लीजिए और निष्पक्ष जांच करने के बाद जो सही है वो करवाइए। किस लिए गई थी? पुलिस जांच करने के लिए गए थे। हमारे बीट के कांस्टेबल हैं, वो जांच करने जाते हैं। हम लोग तमाम तरह के प्रकरण ऐसे रहते हैं जिनको हम लोग रिफ़र करते हैं, वो कांस्टेबल्स जा करके जांच करते हैं। सर, उनका कहना है कि भाजपा नेता से गाड़ी टकरा गई, उसी का लेन देन का विवाद था, उसी नहीं, उनका ये कहना गलत है। उन लोगों का ये कहना गलत है। इसमें जो भी कार्रवाई हो रही है निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है और पुलिस के साथ अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की है तो हम किसी भी सूरत में उसको बख्शने वाले नहीं हैं और कानून की जितनी भी
कठोरतम धारा हो सकती है वो हम लगाएंगे, उनको बख्शेंगे नहीं। वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है और वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत सर्किट हाउस परिसर में आम, हरसिंगार सहित 5 पौधों का पौधारोपण किया गया। इसके साथ ही मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृक्षों की सुरक्षा करें। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। वृक्ष हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए। इसके साथ ही लगाए गए पौधों का संरक्षण भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तों में से एक ऑक्सीजन है और यह पेड़ों से ही प्राप्त होता है। कोतवाली थाना क्षेत्र में ज्योति निकेतन स्कूल के पास एक व्यक्ति को गोली लगने से घायल अवस्था में मिला था। उसे पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसकी हालत को नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया था। पुलिस द्वारा उसे एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज पुलिस द्वारा कराया जा रहा है। वही आज पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में उसके सगे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके भाई का कहना है कि वह अपने साले के साथ मिलकर अपने भाई को गोली मारी थी। वह दारू पीने के बाद घर में आए दिन बवाल करता था और मारा पीटी भी करते थे। इससे हम लोग काफ़ी परेशान थे। उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। इस बाबत क्या कुछ कहा आजमगढ़ एसपी ने, आपको सुनवाते हैं। जो आज ये अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, इसने अपने भाई को गोली मारा था अपने साले के साथ मिल करके। इसका ये कहना है कि भाई इतना दारू पीते थे, इतना बदतमीजी करते थे, पूरे घर वाले परेशान थे, इसलिए हम लोगों ने इनको गोली मारा। वो जिसको गोली मारा है इसका बड़ा भाई खतरे से बाहर है, उसका इलाज चल रहा है और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिस असला से मारा बरामद? हाँ, असला वगैरह सब बरामद। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देशानुसार पुलिस ने अपराध व अपराधियों पर लगाम कसने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अदद तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी जहानागंज की पुलिस ने की है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त जलंधर उर्फ जुल्मी पुत्र गणेश नोना ग्राम अमदही थाना जहानागंज आजमगढ़ का निवासी है। इसी क्रम में थाना मेहनगर पुलिस ने भी बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिए जनता के खातों से पैसे उड़ाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू पटेल पुत्र रामकेवल निवासी भुसवल पोखरा थाना रौनापार आजमगढ़, तो ये चंद्रशेखर पटेल पुत्र विक्रम पटेल भुसवल पोखरा थाना रौनापार आजमगढ़, तो तीसरा अभियुक्त जो है जय हिंद यादव पुत्र मुंशी यादव निवासी रसीदाबाद थाना जियनपुर आजमगढ़ बताया जा रहा है। आजमगढ़ में कल रात से गायब है एएमयू का छात्र शर्जिल उस्मानी और सिवली कॉलेज के छात्र नेताओं ने पुलिस पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ निवासी शर्जिल उस्मानी जो एएमयू का छात्र है और सिवली कॉलेज के भूगोल विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर तारिक उस्मानी का पुत्र है, जो कल रात से गायब है। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर सिवली नेशनल पीजी कॉलेज एवं डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र नेताओं ने पुलिस के द्वारा उससे गिरफ्तार कर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में सिवली कॉलेज के छात्र नेता सरियाज अहमद ने कहा कि पुलिस उसे विगत दिनों पूर्व हुए एनआरसी एनपीआर के प्रदर्शन में मामले में फर्जी तरीके से फंसाने का प्रयास कर रही है। छात्र नेताओं ने गायब छात्र की सकुशल बरामदगी की मांग की है। सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं सिराज अहमद। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज अहमद है। पूरा परिचय दें। मेरा नाम सिराज अहमद है और पूर्व छात्र नेता शिवली कॉलेज। और हम लोग अभी शिवली कॉलेज का पूर्व छात्र रहा है शर्जिल उस्मानी, फिलहाल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी छात्र है और पीए के खिलाफ उसने विरोध प्रदर्शन किया, जो कि 15 दिसंबर को प्रोग्राम हुआ अलीगढ़ में और बिना बताए बिना घर वालों को सूचना दिए ही उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। और दूसरी ये चीज़ें हैं कि आप 15 दिसंबर को प्रोग्राम हुआ जिसकी कोई भी वीडियो नहीं है, उनके पास है कोई भी तथ्य नहीं है, उसके बावजूद आप जुलाई में आज 7-8 महीने बाद उसको जो है बिना बताए रास्ते में चलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। घर वाले को सूचित नहीं किया गया, किसने उठाया कौन उठाया ये भी नहीं पता है। अज्ञात 5 लोग आए सिधारी से उसके मामू के घर से उस लड़के को उठा लिया गया, जो कि लड़का बहुत ही होनहार बहुत ही शिक्षित लड़का है। दूसरी चीज़ बता दूं कि वो शिवली कॉलेज के भूगोल डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष रहे पूर्व, डॉक्टर तारिक उस्मानी साहब उनका लड़का है। वो शर्जिल उस्मानी बहुत ही होनहार पढ़ने लिखने वाला लड़का है। तो ऐसे निर्दोष को ज़बरदस्ती फंसाया गया है, अब उसको ला के बंद कर दिया जाएगा। पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जाएंगे, कौन सा मुकदमा दर्ज करेंगे, अभी तक हमको इस बारे में कोई सूचना नहीं है।
कौन लेके गया है, कैसे लेके गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये पता चला है कि CA/NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट की वजह से ही उसको गिरफ्तार किया गया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए और घर वालों को कम से कम ये सूचना दे दी जाए कि लड़का कहाँ है, सुरक्षित है कि क्या हुआ है, कौन उठा ले गया। तो पुलिस प्रशासन भी इसको जवाब दे कि हमने उठाया है, जिस पुलिस ने उठाया है, अलीगढ़ पुलिस ने उठाया हो या लखनऊ ने उठाया हो, तो वो कम से कम हमको पता चले, परिवार वालों को बताया जाए। हमारी ये मांग है कि उसको रिहाई किया जाए। बाकी जो और भी निर्दोष लोग हैं उनके लिए भी हम मांग करते हैं, जो भी निर्दोष जेल में जेल कैद हैं उसको रिहा किया जाए। नहीं, ये एक अनुमानित है। कहने का मतलब ये है कि सादे वर्दी में आते हैं 5 लोग 6 लोग। और दूसरी ये चीज़, अमर उजाला का मेरे पास एक लिंक मेरे पास है जिसमें साफ लिखा हुआ था कि लखनऊ के STF ने उसे उठाया है। उसके बाद अभी पता चला है कि साथी ने बताया कि वो लिंक हटा दिया गया अमर उजाला ने डाला था। मैंने रात में मेरे पास अभी लिंक पड़ा हुआ है, उसमें ये दिखाया गया था कि लखनऊ STF ने उस लड़के को उठाया है CA/NRC के खिलाफ मामले में, अलीगढ़ में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर। आजमगढ़ जिला अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में देर रात कलेक्ट्रेट सभागार में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 24 जून 2020 से अब तक किए गए जमीन के बैनामे के संबंध में बैठक संपन्न हुई। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत जमीन का बैनामा कराए जाने हेतु आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति अत्यंत खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त SDM, तहसीलदार एवं संबंधित लेखपालों को निर्देश दिए कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत जमीन के बैनामे हेतु आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष जल्द से जल्द जमीन का बैनामा सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त SDM को निर्देश दिए कि समस्त लेखपालों के द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत जमीन का बैनामा करने में कहीं कोई समस्या आती है तो उसका तत्काल निराकरण कराकर जमीन के बैनामे की कार्रवाई को पूर्ण कराएं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त लेखपालों को यह भी निर्देश दिए कि जो कृषक जमीन के बैनामा करने की सहमति दे दिए हैं उन कृषकों के जमीन का बैनामा तुरंत कराया जाए। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे गुड्डू चौहान, जो 25,000 की इनामिया था, उसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गुड्डू चौहान थाना मुबारकपुर पिछली गांव का निवासी है। विगत 4 वर्षों से फरार चल रहा था। अपनी पत्नी की हत्या के मामले में वह वेश बदल रहा था और ट्रक पर खड़ा खलासी का काम करता था। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गुड्डू चौहान अपने क्षेत्र में वेश बदल कर घूम रहा है। पुलिस द्वारा मुठभेड़ करने के बाद 25,000 का इनामिया गुड्डू चौहान को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत क्या कुछ कहा प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। गोरखपुर थाने में एक ऐसे अपराधी को हम लोगों ने पकड़ा है जो अपनी पत्नी की 4 साल पहले हत्या कर दिया था और 4 साल से फरार चल रहा था। उसके घर की कुर्की भी हो गई थी, लेकिन वो छद्म वेश बदल के फरार रहता था। उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। उसमें मैं आते ही 25,000 रुपये का इनाम कर दिया था। उसके बाद आज वो गिरफ्तार हो गया। कैसा साल फरार करा सर? ये 4 साल तक लगातार फरार। कहाँ से बरामद हुआ सर? उसको मुबारकपुर थाना क्षेत्र में ही गिरफ्तार किया गया। भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी स्कूली गुरुओं के जिस आशा से पैर छुए अनुकरणीय है। इंसान कभी पद से बड़ा नहीं होता, इंसान हमेशा अपने आचरण व संस्कार से बड़ा होता है। हर विद्यार्थी के लिए प्रेरक, स्मरणीय व अनुकरणीय है। दरअसल महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने शहर कानपुर आए तो वे छात्र जीवन की यादों में खो गए। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने शिक्षकों को सम्मानित किया। वे अपने गुरुओं को देखकर भाव विभोर हो गए। वे उनका आशीर्वाद लेने के लिए इतने आतुर दिखे कि उन्हें प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं रहा। वे तुरंत मंच से उतरे और अपने गुरुओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। श्रद्धेय श्री टंडन जी को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हम इसका स्वागत करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि श्री कपूर साहब को सम्मानित करने का कृपा करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी के गुरु आदरणीय श्री प्यारेलाल जी वर्मा जी का स्वागत। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते बाधित शिक्षण व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में संयुक्त शिक्षा निदेशक अनार पति वर्मा ने जनपद के विभिन्न विद्यालयों का दौरा किया।
सर्वप्रथम वे श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज चंदेश्वर पहुंची। वहां शिक्षकों की उपस्थिति कम थी, जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि शिक्षक विद्यालय पर आए और छात्रों की डाटा बनाने के लिए वह आपस में तय करके ग्रामीण अंचलों में जाकर छात्रों अभिभावकों से भी संपर्क करें। इसके बाद श्री राम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जहानागंज पहुंची। सर्वप्रथम उन्होंने शिक्षक उपस्थित रजिस्टर से शिक्षकों का मिलान किया। 100% शिक्षकों की उपस्थिति पर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि इस आपातकालीन समय में सिर्फ विद्यालय आने तक ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रवेश के लिए छात्रों को प्रेरित करना, उनके अभिभावकों से संपर्क करना, छात्रों के व्हाट्सएप नंबर तथा आधार कार्ड नंबर के साथ जो गाइडलाइंस जारी किया गया है उसके अनुरूप डाटा तैयार करके हर हाल में 12 जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर अवश्य उपलब्ध करावें। सरकार की भी यही मंशा। इस बाबत क्या कुछ कहा कमलेश राय शिक्षक नेता ने, आपको सुनाते हैं। शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कड़ी में संयुक्त शिक्षा निदेशक माननीय अनारपति वर्मा ने शुक्रवार को जनपद के विभिन्न विद्यालयों का सघन दौरा किया और अध्यापकों को निर्देशित किया कि वे विद्यालय आने के बाद बैठे न रहें, बल्कि छात्र हित में काम करें और विद्यालय में जो पुराने छात्र हैं उनका भी डाटा तैयार करें और नए छात्रों का भी डाटा तैयार करें। यदि विद्यालय पर प्रवेश के लिए छात्र नहीं आ रहे हैं तो अध्यापक गांव में जाकर के छात्रों के अभिभावकों से संपर्क करें, उन्हें प्रेरित करें कि वो विद्यालय आवें, प्रवेश करावें। प्रवेश लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि छात्र का आधार कार्ड, उसका एंड्रॉयड मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, या अगर किसी छात्र के पास मोबाइल नहीं है तो उनसे ये पूछें कि उनके घर पर टीवी है या नहीं है, और अगर टीवी है तो कौन सा डिश है। सरकार की तरफ से दूरदर्शन पर भी ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था लागू की गई है। हमें आपको सबको मिल करके पूरी यह कोशिश करनी है कि छात्र उससे लाभान्वित हों। जो शिक्षण व्यवस्थाएं चल रही हैं, सरकार तमाम इंतजाम कर रही है, उसे जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है और सभी लोग मिल करके छात्रों का डाटा हर हाल में 12 तारीख तक जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस तक जमा करें। इसके बाद उन्होंने अध्यापकों की उपस्थिति का रजिस्टर मांगा। श्री राम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में जांच करने पहुंची तो सभी अध्यापक एक स्थान पर बैठे मिले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्होंने देखा। प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी लोग उपस्थित हैं और ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप लोग बैठे न रहें। विद्यालय पर आने के बाद आप अपने स्तर से रणनीति बना करके क्षेत्र के गाँव में जाएं और छात्रों से संपर्क करें, उनके अभिभावकों से संपर्क करें, छात्रों को प्रेरित करें कि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर चेक किया, उसमें 100% अध्यापक और कर्मचारी उपस्थित पाए गए। इसके लिए उन्होंने विद्यालय को साधुवाद दिया और कहा कि आप लोगों के परिश्रम से ही छात्रों का भला होगा, इसलिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आप लोग निष्ठापूर्वक करें। धन्यवाद। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ पूर्व तैयारियों एवं आपदा प्राधिकरण समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सकड़ी को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय करा लें। उन बाढ़ चौकियों पर संबंधित लेखपालों की ड्यूटी 8-8 घंटे की रोस्टवार लगाते हुए उसकी सूची कंट्रोल रूम में उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारी ने एसडीएम सकड़ी को निर्देश दिया कि उन जगहों का चिन्हांकन करें जिन स्थानों पर छोटी मझोले व बड़ी नाव की जरूरत है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हैंडपंपों के बेस के उच्चीकरण व पक्का न कराए जाने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को सख्त निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के समस्त ग्रामों में हैंडपंपों के बेस को तत्काल उच्चीकरण व पक्का कराना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा शहर क्षेत्र में बाढ़ के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिया कि बाढ़ आने पर शहर क्षेत्र में जहां जहां जलभराव होते हैं उन जगहों का चिन्हांकन कर लें। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 एवं अन्य वेक्टरों जनित रोगों के रोकथाम हेतु 10, 11 एवं 12 जुलाई 2020 को समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाने के संबंध में समस्त ईओ, एडीओ, पंचायत के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त नगरपालिका, नगर पंचायतों के ईओ को निर्देश दिए कि अपने अपने समस्त वार्डों में साफ सफाई एवं फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। साथ ही जलभराव न हो इसके लिए भी व्यवस्था कर लें। एंटी लार्वा स्प्रे की व्यवस्था भी पहले से ही कर लें। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि प्रत्येक राजस्व ग्राम व मजरे में साफ सफाई की व्यवस्था कराएं। इसके लिए सफाई कर्मचारियों की तैनाती कर लें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गलियों से भी कचरे की सफाई कराएं और सड़कों पर कूड़े का ढेर न होने पाए।